नमस्कार। विज्ञान शिक्षण की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुमन रावत, सहायक अध्यापिका, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण भाग 2 पर चर्चा करेंगे। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन। यहाँ पर आज हम केवल 2 अभिक्रियाएं जिनका नाम है संयोजन अभिक्रियाएं एवं क्रियाकलाप, वियोजन अभिक्रिया एवं क्रियाकलाप के बारे में चर्चा करेंगे। आइए, अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने से पहले थोड़ा सा 2 मुख्य बिंदु हैं, उन्हें जानना जरूरी है। पहला मुख्य बिंदु है रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ना कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है, ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। इसको कैसे समझेंगे, देखिए एक उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि हमने लिया है H2 और O2। इसकी अभिक्रिया से क्या बनता है? H2O बनता है। बोलने का तात्पर्य यह है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये परमाणु है ना, तो जब रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद के बाद भी यही हाइड्रोजन और यही ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। कोई बाहर से कोई न यौगिक न कोई तत्व बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा। यही तत्व के जो परमाणु हैं यही कहाँ रहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में रहेंगे और यही जो है उत्पाद में भी आएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। मींस किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे एक अभिक्रिया लेती हूं मैं, जैसे है मीथेन CH4 और उसका दहन करा रहे हैं हम और हमें प्राप्त हो रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O और साथ में ऊर्जा। देखिए इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मीथेन के बीच में किस किस के बीच में आबंध है? कार्बन और हाइड्रोजन के। किसके बीच में है? कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में है। जबकि जब उत्पाद बन रहा है, उत्पाद क्या बन रहा है? CO2। तो देखिए बंध क्या है, किसके बीच में बन गया? कार्बन और ऑक्सीजन के। देख रहे हैं आप? तो यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में देखिए परमाणु वही रहे, तत्वों के परमाणु। देखो कार्बन है, कार्बन रहा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रहा। कोई बाहर से कोई नया तत्व यौगिक पदार्थ बाहर से इसमें अंदर एंटर नहीं करेगा। यही परमाणु जो है इनका आपस में क्या होता है? केवल इनका विन्यास या अरेंजमेंट चेंज होगा, है ना। यहाँ पे CH के बीच में बंद था और उत्पाद में क्या हो गया? C और O के बीच में बंद हो गया। तो पुराने बंद का क्या होता है? पुराना बंद टूट जाएगा और नया बंद क्या होगा? वो निर्मित होगा। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में आप लोग ये 2 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं ये आप ध्यान में रखेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं पहली रासायनिक अभिक्रिया जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया, संगठन अभिक्रिया भी कहते हैं और इंग्लिश में इसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है संयोजन मींस यहाँ पर क्या होगा? 2 या 2 से अधिक अभिकारक तत्व हो सकते हैं, पदार्थ हो सकता है, कोई यौगिक हो सकता है। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्या करेंगे? यहाँ पर संयोग करेंगे और एक क्या बनाएंगे? एकल उत्पाद बनाएंगे, है ना। तो संयोजन अभिक्रिया को समझने के लिए हम क्या करेंगे? एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण देखिए। उदाहरण में हमने क्या लिया है? एक हमने इसके लिए क्रियाकलाप लिया है और इस क्रियाकलाप में हमने क्या लिया? देखिए एक बीकर लिया और बीकर में हमने क्या लिया है? थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? चूना, है ना। और इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, जिसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। इसमें हम क्या मिलाएंगे? धीरे धीरे पानी मिलाएंगे, जल मिलाएंगे। अब हम बीकर को स्पर्श करते हैं तो क्या तापमान में कोई परिवर्तन हुआ? इसे समझने का प्रयास करते हैं। हमने क्या किया? बीकर लिया, बीकर में हमने चूना लिया जिसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें हमने क्या किया? पानी मिलाया। तो देखिए केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई? इससे एक जो नया उत्पाद बना है वो कौन सा बना है? देखिए रासायनिक अभिक्रिया में तो बिना बुझा हुआ चूना जिसका सूत्र है CaO, इसमें हमने जब पानी मिलाया यानी कि H2O
और क्या बना CaOH2 जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है नाम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना यानी कि स्लैग्ड लाइम। और साथ में यहाँ पे क्या होती है? ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो जब हम ये बीकर को हम छुएंगे तो आप देखेंगे बीकर क्या हो गया? गर्म हो गया है, यानी कि बीकर का तापमान क्या हो गया है? बढ़ गया है। उसके अंदर जो रिएक्शन हुई उसके कारण तापमान क्या हो गया? बढ़ गया। तो तापमान क्यों बढ़ा? क्योंकि इस अभिक्रिया में देखिए क्या निकल रही है? बहुत अमाउंट में ऊष्मा निकलती है। तो इसलिए इस प्रकार की रिएक्शन जिनमें की ऊष्मा निकलेगी रासायनिक अभिक्रिया में बाहर, इनको हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। इनको हम आगे अभी और भी चर्चा करेंगे। आइए अभी हमने क्या देखा? कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो बुझा हुआ चूना का जो विलयन है ना, बुझा हुआ चूना कौन सा है? ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बना था अभी बुझा हुआ चूना, हमने चूना लिया था और चूने का क्या लिया था? हमने पानी बनाया था। चूने में पानी मिलाया तो क्या बन गया? वो बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी का प्रयोग करते हैं हम किसमें? दीवारों पर जब हम पुताई करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। जब हम दीवारों पर पुताई करते हैं आप देखते हैं तो हम कुछ दिनों बाद क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, है ना। और कुछ दिनों बाद आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्रेक्षण करते हैं कि हमारी दीवारों में क्या आ गई है? चमक आ गई है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें से क्या हो गया है? हाइट जो पानी था वो क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, पानी उड़ गया और केवल जो चूना है वो रह गया। लेकिन इसके साथ साथ एक और रासायनिक अभिक्रिया होती है कि क्यों जो है हमारी दीवार चमक गई है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूने का पानी था उसकी अभिक्रिया होती है वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से। सूत्र क्या है? CO2। तो CaOH2 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र है CaCO3। तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक, जिसके कारण की हमारी दीवार में क्या आ रही है? चमक आ रही है। इसे आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमने बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग कहाँ करते हैं? दीवारों की सफेदी करने के लिए। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है कोयले का दहन। आपको पता है कोयला क्या होता है? कार्बन है कोयला। तो देखिए कार्बन है तो C+O2। जब भी दहन की बात आएगी तो दहन का मतलब क्या है? कि हम ऑक्सीजन में उसे क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। तो हाँ कोयला जलाते हैं तो कार्बन C+O2 इक्वल टू CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बनी है और साथ में क्या निकली है? ऊष्मा। हम इसे संयोजन अभिक्रिया क्यों कह रहे हैं? देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? दो अभिकारक क्या कर रहे हैं? संयोग कर रहे हैं। कौन कौन? कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर संयोग कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है? एकल उत्पाद। क्या मिल रहा है? केवल एक ही उत्पाद तो मिल रहा है CO2, और तो कोई नहीं मिल रहा। और साथ में क्या निकल रही है यहाँ पे? ऊष्मा। जब आप कोयला जलाते हो तो बहुत अमाउंट में क्या निकलती है? ऊष्मा, है ना। तो ये भी कैसी अभिक्रिया हो गई? ऊष्मा क्षेपी। आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें हम क्या ले रहे हैं? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की सहायता से किसका निर्माण? जल का निर्माण, है ना। यानी कि H2 और ऑक्सीजन यहाँ पर O2 ले रहे हैं। 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? दो अभिकारक प्रयुक्त में ला रहे हैं। क्या क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ पर हम दो अभिकारक जो है मिल करके रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद बना रहे हैं। केवल एक बन रहा है देखिए, तो इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम? संयोजन अभिक्रिया। अब क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में हमने क्या देखा कि अभिक्रिया के साथ साथ क्या दिख रहा था हमें? कि ऊष्मा भी उत्पन्न कर रही है ना, ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया को हमने क्या नाम दिया? देखिए जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा क्षेपी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक। क्या कहते हैं? एक्सो का मतलब है बाहर, थर्मल हीट। तो जब ऊष्मा बाहर निकल रही है तो उसे क्या कहेंगे हम? ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। देखिए इसके जो है कॉमन उदाहरण है, सामान्य उदाहरण है। आइए इनकी चर्चा करते हैं। पहला है प्राकृतिक गैस का दहन। क्या है? प्राकृतिक गैस का दहन। जो प्रकृति में पाई जा रही है गैस, उनका दहन करने पर हम चेक करते हैं क्या ऊष्मा निकलती है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया है CH4 यानी कि मीथेन। ये जो मीथेन गैस है वो कहाँ पाई जाती है? पता होगा आपको, गोबर में और कीचड़ में क्या पाई जाती है?
मीथेन गैस पाई जाती है, और जब इसका दहन करते हैं किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन में, तो क्या प्राप्त होता है हमें, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और साथ में क्या मिल रहा है, ऊर्जा। ऊर्जा यहाँ भी बाहर निकल रही है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कैसे आप पढ़ेंगे, CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O प्लस ऊर्जा। आइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन मीन्स रेस्पिरेशन। एक अभिक्रिया और होती है सांस लेना, जिसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। आप सांस लेना और श्वसन में कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको यहीं पे डाउट इसका क्लियर कर देती हूँ कि सांस लेना यानी कि जो ब्रीथिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। जबकि जो श्वसन यहाँ पे अभिक्रिया है ये क्या है, इसको रेस्पिरेशन हम कह रहे हैं, या इसको हम कहते हैं कोशिकीय श्वसन। इसमें एक्चुअल में होता क्या है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए दैनिक जीवन में जो है हमें यदि जीवित रहना है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की, है ना। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है, भोजन से। क्या आपने कभी फील किया है कि ये हम भोजन ले रहे हैं, हमें जो है जब भूख लगती है हम कहते हैं भाई एनर्जी लूज हो रही है, और हम फटाफट से जो है भोजन है, फ्रूट्स है, सैलड है, हम खाते हैं और हमें जो एनर्जी मिल जाती है ना। तो इसके पीछे ऐसे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कैसे जो है भोजन से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो आइए इसको मैं आपको बताती हूँ। तो भोजन देखिए, क्योंकि पाचन की अभिक्रिया में जब भोजन का पाचन होता है तो हम क्या क्या खाना खा रहे हैं, सपोज हम कार्बोहाइड्रेट में चावल है, ब्रेड है ना, आलू है, इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये पाचन के बाद जो है किसमें बदल जाते हैं, सरल अवयव अपने ग्लूकोज में बदल जाते हैं, ठीक है। और ग्लूकोज का सूत्र देखिए C6H12O6 है। तो ये हमारा क्या है, खाने का जो हमने भोजन लिया है उसका सरलतम रूप। अब ये जो ग्लूकोज है ये हमारे कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, किससे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। किसमें हो रहा है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, और साथ में देखिए क्या निकल रही है, ऊर्जा। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के बाद जो ऊर्जा निकलती है, इसी ऊर्जा का उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि हमें अच्छा खाना चाहिए, संतुलित खाना चाहिए। अच्छा खाएंगे तो हमें क्या होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार श्वसन यानी कि सेलुलर जो रेस्पिरेशन है वो एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या निकल रही है, ऊर्जा बाहर निकल रही है। नेक्स्ट जो उदाहरण है वो है साग सब्जियों यानी कि वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। साग सब्जियां होती हैं तो ये सड़ जाता है, या सड़ा गला जो पत्तियां होती है हमारे, जो जो हमें अन्न वेस्ट होती है हमारी, है ना। तो ये हरी सब्जियां जो होती हैं, पत्तियां होती हैं, इनको जब हम सड़ाते गलाते हैं एक गड्ढे में जमा कर देते हैं, है ना, तो उससे क्या बनाते हैं, हम खाद बनाते हैं। तो जो खाद है, कंपोस्ट क्या है, खाद। तो खाद बनाने की जो प्रक्रिया है इसमें भी क्या होता है, बहुत अमाउंट में क्या निकलती है, बहुत मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो क्योंकि इस अभिक्रिया में भी क्या निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, इसलिए ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आइए अब दूसरी अभिक्रिया लेते हैं जिसका नाम है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, अपघटन अभिक्रिया कह रहे हैं, या इसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन नाम से ही पता चल रहा है अलग होना, ना टूटना। तो टूट रहा है, तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, कोई एक बड़ा अभिकर्मक होगा, वो टूटेगा, किसमें टूटेगा, अपने टुकड़ों में। दो या दो से अधिक अवयवों में जब कोई बड़ा अभिकर्मक टूटता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। आइए क्रियाकलाप लेते हैं इसको समझने के लिए। क्या ले रहे हैं इसमें हम, एक शुष्क क्वथन नली ली, शुष्क मीन्स ड्राई, जिसमें बिल्कुल पानी नहीं होगा। क्वथन नली मीन्स जिसमें हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बॉइलिंग ट्यूब। क्वथन नली में हमने क्या लेना है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल। क्या लेने हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेने। क्रिस्टल समझते हैं आप, क्रिस्टल शब्द, क्रिस्टल जैसे कि चीनी होती है या नमक होता है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं, है ना, बिल्कुल पतला नहीं, थोड़ा सा मोटे मोटे। तो क्रिस्टल लेंगे आप फेरस सल्फेट के, और इसका सूत्र होता है FeSO4.7H2O। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हम लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। जब इसके आप रंग देखेंगे तो इसका कलर कैसा होता है, रंग कैसा होता है, हरे होते हैं।
कैसे होते हैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टल? हरे। जब हम इसको क्वथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैम्प की ज्वाला पर हम गर्म करते हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो देखिए, गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। अब क्रिस्टल के रंग कैसा होगा? तो हम पाते हैं, चित्र में आप देख पा रहे हैं, एक लड़की भी क्या कर रही है? सेम ये प्रैक्टिकल कर रही है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को क्या कर रही है? गर्म कर रही है। किसमें? क्वथन नली में। तो क्वथन नली में जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म किया जाता है तो उसके रंग को जब हम देखेंगे, कैसे थे पहले? हरा, है ना? हरे रंग के क्रिस्टल थे। जब इसको गर्म किया तो कैसे हो जाएंगे? सफेद। ऐसा क्यों होता है? इसको समझने के लिए हम रासायनिक अभिक्रिया देंगे। देखिए, क्योंकि जो क्रिस्टल था वो कौन से थे? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल। सूत्र क्या है? FeSO4.7H2O। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है जो स्टार्टिंग में लिए हैं, और जब यहाँ पे क्या किया? हीट किया, है ना? ऊष्मा दी, इसने दहन कराया, इसको गर्म किया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? गर्म करने पर पानी, जो 7 मॉलिक्यूल 7 अणु पानी के हैं, क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, और यहाँ पे बनता है FeSO4+7H2O, यानी कि यहाँ से पानी हट गया, पानी एलिमिनेट हो जाता है, और क्या बनता है यहाँ पर? फेरस सल्फेट, जिसका रंग जो होता है वो सफेद होता है। तो अब हमें क्या मिला? फेरस सल्फेट मिल गया है। ठीक है, अब फेरस सल्फेट देखिए सामने FeSO4 है। फेरस सल्फेट को दोबारा हम क्या करते हैं? और गर्म करेंगे। क्या करेंगे? और गर्म। देखिए, और गर्म करने पर ये जो है 2 या 2 से अधिक अवयवों में अपने टूट जा रहा है। किन किन में? Fe2O3, जिसको हम कह रहे हैं फेरिक ऑक्साइड, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, एंड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि एक एकल अभिकर्मक है, बड़ा अभिकर्मक है, कौन सा? फेरस सल्फेट। उसको हमने ऊष्मा दी और वो अपने 2 या 2 से अधिक यानी कि 3 अवयवों में अपने क्या हो जा रहा है? टूट जा रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि टूट के 2 या 2 से अधिक अवयवों में ये टूट रहा है। यहाँ पर जो फेरिक ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है, ये कैसा होता है? ठोस है और भूरे रंग का हमें ये मिलता है। आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं वियोजन का। अब क्योंकि ये जो वियोजन है, देखिए किसकी उपस्थिति में हो रहा है? ऊष्मा की, है ना? तो आइए उदाहरण लेते हैं। हमने क्या लिया है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिया है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र है CaCO3, और इसको हम कहते हैं चूना पत्थर भी कहते हैं। संगमरमर का सूत्र भी यही है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा देंगे, इसको गर्म करेंगे, तो ये किसमें विभक्त हो जाता है? किसमें टूट जाता है? CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अलग हो जाती है। तो यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना जो यहाँ पे प्राप्त होता है, इसका प्रयोग हम करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में। कहाँ उपयोग होता है इसका? सीमेंट इंडस्ट्री में। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक अभिकर्मक जो है अपने 2 उत्पादों में, 2 छोटे छोटे अवयवों में टूट रहा है, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहेंगे वियोजन। क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है? क्योंकि ये वियोजन जो है किसकी उपस्थिति में हो रहा है? ऊष्मा। ऊष्मा की वजह से ये जो है इसमें अपने अवयवों में टूट रहा है ना? इसलिए इस प्रकार के वियोजन को, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो ये हो गया ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का देखिए एक और क्रियाकलाप लेकर इसको समझेंगे। नेक्स्ट क्रियाकलाप में देखिए क्या है? एक क्वथन नली ली है। देखिए इसमें क्या लिया है? 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण। क्या लिया है? लेड नाइट्रेट, PbNO3 लिया है, और चिमटे से देखिए क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म करते हैं। आप इसे चिमटी से पकड़ा हुआ है, आप इसे टेस्ट ट्यूब होल्डर से भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, और इसे गर्म करेंगे। किसको गर्म करना है? लेड नाइट्रेट को। और अब हम देखते हैं, आपने क्या देखा? यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं क्या परिवर्तन हुआ है। जब लेड नाइट्रेट, जिसका सूत्र है PbNO3 तो इसको जब हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, ऊष्मा देते हैं, दहन करते हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है? किसमें वियोजित हो रहा है? ये PbO, जिसका नाम क्या है? लेड ऑक्साइड। और साथ में देखिए कौन कौन गैस निकल रही है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। हमें कैसे पता चलेगा भाई कि इस प्रैक्टिकल में, इस प्रयोग में जो है, इस क्रियाकलाप में जो है कोई गैस निकल रही है ना? तो इस अभिक्रिया में जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है
ये कैसे रंग की गैस है? भूरे रंग की गैस जो है, ब्राउन कलर की जो गैस जो है वो परत नली से बाहर दिखाई देगी। ठीक है, जैसे भूरे रंग की गैस निकली आप समझ जाएंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है निकल गई है। ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी यहाँ से, लेड ऑक्साइड बनेगा, है ना। रासायनिक अभिक्रिया को एक बार पढ़ लेते हैं। 2 PbNO3 होल 2, हीट दी उसको, उष्मा दी, 2 PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एक अभिकर्मक जो है 3 भागों में अपने वियोजित हो रहा है, टूट रहा है, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। और क्योंकि ये अभिक्रिया फिर से ऊष्मा की उपस्थिति में इसको ताप देकर जो उच्च ताप पर ये अभिक्रिया हो रही है, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन। आइए, एक और प्रकार का वियोजन होता है जिसे हम कहते हैं विद्युत वियोजन या इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि जिसको हम कह रहे हैं विद्युत वियोजन। क्योंकि वियोजन तो अभी हमने पढ़ लिया है, लेकिन वियोजन अभी हमने पढ़ा ऊष्मा के द्वारा वियोजन, अब हम पढ़ रहे हैं विद्युत के द्वारा। विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे जल में, और देखिए कि जल जो है कैसे किसमें टूटता है। इसको हम करने के लिए देखिए एक क्रियाकलाप है, इसको समझने के लिए, विद्युत वियोजन को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप लेते हैं। और इस क्रियाकलाप में आप चित्र में देख पा रहे होंगे हम क्या लेते हैं, एक जग लेते हैं, बड़ा सा जग ले लिया हमने, इस जग में हमने पानी भर दिया। चलो पानी बाद में भरेंगे, पहले जो है एक जग ले लिया और इसमें हम क्या कर लेते हैं, 2 छिद्र कर लेते हैं। छिद्र करके इसमें रबर डॉट देखिए आप सामने ये लगा दिए, और रबर डॉट में करके लगा के इसमें क्या कर लेते हैं, ये दो हमने क्या है ग्रेफाइट रॉड यानी कि कार्बन इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पर फिट कर देने हैं। 2 कार्बन इलेक्ट्रोड फिट करने के बाद इनको हम तार से जोड़ लेंगे, और साथ में क्या ऐड कर दी हमने, 6 वोल्ट की बैटरी। ये बैटरी क्यों हमने जोड़ी है, ताकि विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित कर सके। ठीक है, अब हमने ये जग में क्या लेना है, पानी ले लिया, और उसमें थोड़ा सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में इसमें मिला देंगे। अब हम कार्बन इलेक्ट्रोड जो 2 हैं इनके ऊपर हम क्या कर लेंगे, 2 परख नलियां उल्टी रख लेंगे, पानी भरी हुई। क्या करेंगे हम, पानी भरी हुई उल्टी परख नली आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम जैसे ही यहाँ से विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित कराते हैं, तो आप इस एपरेटस को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होने देंगे। कुछ समय बाद हम क्या पाएंगे कि विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित हुई होगी, तो आप पाएंगे कि दोनों परख नलियों में क्या दिखेंगे आपको, बुलबुले। क्या दिखेंगे, बुलबुले दिखेंगे आपको। और ये बुलबुले किस गैस के हैं, एक तो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। दोनों परख नलियों में 2 गैस निकलती हैं, और आप देखेंगे एनोड पर कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन, और कैथोड पर निकलती है हाइड्रोजन, है ना। आपको ये भी समझना चाहिए कि जो ये 2 परख नलियां हैं, क्या इन परख नलियों में ये समान होती होंगी, ये दोनों गैसें बन रही हैं, क्या समान बनती होंगी? आइए इसको चेक करते हैं। क्योंकि हमारे पास आपने क्या लिया, यहाँ पे पानी लिया है, और पानी जो है आपने इसका विद्युत अपघटन कराया, और पानी जो है देखो किसमें आपके वियोजित हो रहा है, क्या निकल रहा है यहाँ से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, है ना। ये देखिए जब आप इसको बैलेंस करते हैं तो इस तरह से होती है। तो पानी के जो अणु हैं वो जब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे विद्युत वियोजन करा रहे हो, क्या करा रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस जब करा रहे हो, तो यहाँ पर 2 गैसें जो आपको प्राप्त हो रही है, देखिए यहाँ पे क्या है 2H2 है, और यहाँ पे क्या है O2। तो हाइड्रोजन कितनी मिल रही है, 2 आयतन हाइड्रोजन का मिलेगा, और केवल 1 आयतन देखिए ऑक्सीजन कितना है, 1। तो ऑक्सीजन कितना मिलेगा, 1। तो यहाँ पर जो दोनों गैसों का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 2:1। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन जितनी बनेगी, ऑक्सीजन का डबल दुगना क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से, क्योंकि जल का जो वैद्युत अपघटन हुआ है किसके द्वारा हुआ है, विद्युत के द्वारा, इसलिए इस प्रकार के वियोजन को हम कहते हैं विद्युत वियोजन। आइए, एक और वियोजन है जिसको हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन या फोटोलिसिस। क्या कहते हैं, फोटोलिसिस। नाम से पता चल रहा है कि प्रकाश के द्वारा जो किया गया वियोजन अभिक्रिया होती है, इसको हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन को समझने के लिए एक क्रियाकलाप लेते हैं, और इस क्रियाकलाप में हम क्या ले रहे हैं, देखिए चाइना डिश है, ये देखिए चाइना डिश में हमने क्या लिया, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, यानी कि AgCl। इसका रंग क्या है, जब इसका रंग हम देखते हैं तो सफेद रंग का होता है, श्वेत रंग का, बिल्कुल व्हाइट कलर का होगा। और अब इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए कहाँ रख दिया, सूर्य के प्रकाश में जब आप रख देंगे, थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड को रंग को देखिए,
तो हम पाते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है या जो धूप में रखने के बाद इसका कलर कैसे मिलता है, हमें धूसर रंग का हो जाता है, तो डस्टी हो जाता है, ये उतना व्हाइट नहीं होता है जितना स्टार्टिंग में था। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसको रासायनिक अभिक्रिया से हम समझेंगे। देखिए, हमने चाइना डिश में क्या लिया था, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, 2 AgCl लिया है, और सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमने रखा तो वो जो श्वेत कलर था वो गायब क्यों हुआ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे रखने पर सिल्वर क्लोराइड जो है किसमें टूट जाता है, देखिए सिल्वर में, चांदी धातु और क्लोरीन गैस यहाँ से एलिमिनेट हो जाती है, निकल जाती है। इसी प्रकार से देखो सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है ना, क्लोरीन की जगह यहाँ पे क्या रख दिया, ब्रोमीन आ गया। तो सिल्वर जो ब्रोमाइड होता है जिसका सूत्र है AgBr, ये भी सेम वही अभिक्रिया करता है जो सिल्वर क्लोराइड ने की, मीन सूर्य के प्रकाश में हमने इसको रखा सिल्वर ब्रोमाइड को, और ये भी क्या हो जाएगा, सिल्वर यानी कि चांदी में, और ब्रोमीन यहाँ से अलग हो जाएगी, ब्रोमीन गैस यहाँ से अलग हो गई, और जो है और जो Ag है वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस प्रकार ये जो अभिक्रिया है कौन सी, सिल्वर ब्रोमाइड वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का उपयोग जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है ना, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, उसमें किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, हमने वियोजन अभिक्रिया में 3 चीजें पढ़ ली, क्या क्या, कि वियोजन अभिक्रिया में हमने पढ़ा ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत वियोजन पढ़ा। तो तीनों प्रकार के वियोजन के में क्या कर रहे हैं हम, एक अभिकर्मक जो है वो 2 या 2 से अधिक अपने भागों में टूट रहा है। तो भैया इसको बड़ा एक पदार्थ है, यौगिक है, उसको तोड़ने के लिए क्या होती है, बहुत अमाउंट में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो ये ऊर्जा क्या है, अभिकर्मक को हमें देनी पड़ रही है। देखा हमने, कहीं हमने ऊष्मा दी तो टूटा, कहीं हमने प्रकाश दिया तब जाके जो है अभिक्रिया हुई, अभी विद्युत धारा प्रवाहित करी तो जाके जो है कोई जो आपका रिएक्टेंट है, अभिकर्मक है, वो टूट रहा है ना। तो वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी, या इनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। एंडो मीन्स अंदर जा रही है हीट, और थर्मल हीट, हीट जो है कहाँ जा रही है, अंदर। क्यों, अभिकर्मक को तोड़ने के लिए हीट जो है हमें चाहिए, किस फॉर्म में, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा जो है अभिकर्मक को तोड़ने के लिए जरूरत पड़ रही है। तो इसलिए इन अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन। आइए, अब हमने जो है अभी तक 2 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो है हमने अभी तक बताई, कौन कौन सी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी क्या बताया हमने, यानी कि एक्सोथर्मिक, वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ, जब नया पदार्थ बनेगा या उत्पाद जब बनता है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है, तो उन अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी अभी हमने इससे पहले किया कि जब अभिकर्मक को तोड़ने के लिए जब किसी अभिक्रिया में क्या होगी, ऊष्मा एब्जॉर्ब होगी, अवशोषित होगी, तो उन अभिक्रिया को हम कहेंगे ऊष्माशोषी। ठीक है, तो इनमें आप लोग अंतर स्पष्ट कर लेंगे। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी कि बिना बुझे हुए चूने और बुझा हुआ चूना किया था स्टार्टिंग में संयोजन अभिक्रिया में। तो देखिए, जो बिना बुझा हुआ चूना होता है वो क्या है, बिना बुझा हुआ चूना क्या है, इसका रासायनिक नाम है CaO। क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, CaO, और नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, बिना बुझा हुआ चूना, जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं, क्विक लाइम। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और सूत्र है CaO। जबकि ये जो बुझा हुआ चूना है ये इससे बनता है, कैसे, जब हम बिना बुझे हुए चूने में क्या कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं, तब हमें प्राप्त हो रहा है क्या, बुझा हुआ चूना, और जिसका सूत्र क्या है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो बुझा हुआ चूना है ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कह रहे हैं चूने का पानी, या इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आज हमने क्या क्या चर्चा की आज की कक्षा में, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कौन कौन से 2 प्रकार हमने पढ़े। एक तो पढ़ा संयोजन अभिक्रिया, परिभाषा पढ़ी, क्रियाकलाप, उदाहरणों की सहायता से हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी।
और हमने देखा कि संयोजन अभिक्रिया में कुछ अभिक्रियाओं में क्या हो रही थी, अभिक्रिया के दौरान जो है क्या हो रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही थी, जिसको हमने अभी कहा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके अलावा हमने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ा, वियोजन अभिक्रिया पढ़ी, उसके क्रियाकलाप की सहायता से हमने समझा। तो वियोजन अभिक्रिया के अंदर भी हमने पढ़ा कि ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत वियोजन, 3 वियोजन भी हमने यहाँ पर पढ़े ना। आज का गृह कार्य देखिए, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। X का उपयोग आप समझ पा रहे होंगे, अभी मैंने इससे पहले आपको बताया कि जो है किसका प्रयोग करते हैं हम सफेदी करने के लिए दीवारों पर। आशा है आप कर लेंगे इसको। तो इसमें देखिए पहला पदार्थ X का नाम लिखना है और इसका सूत्र लिखना है, ठीक है। तो आप उस पदार्थ का नाम लिखेंगे जिसको हम क्या करते हैं, जिसके विलयन का उपयोग आप सफेदी करने के लिए करते हैं, और उस पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया भी आप लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न 2 में क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। ये भी हमने अभी आज की कक्षा में पढ़ा। आशा है आप इसे कर लेंगे कि कौन सी गैस की मात्रा जो है किस गैस से दुगनी है। अभी बताया था पानी का जो अपघटन कराया था, जल का वैद्युत अपघटन, तो उसके दौरान हमने बताया था 2 गैस निकली थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कौन सी गैस जो है किससे डबल है, आप इसे कर लेंगे। तीसरा प्रश्न, आसुत जल क्या होता है। तो आसुत जल क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर, वो पानी जो क्या होता है विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों से मुक्त होता है। ऐसा जल जिसमें किसी प्रकार के आयन नहीं होंगे, किसी प्रकार के खनिज लवण नहीं होंगे, ठीक है। तो खनिज लवण नहीं होंगे तो कैसा हो गया हो, शुद्ध जल, जैसे कि बारिश का पानी होता है, वर्षा का पानी होता है। तो आप जो है पता करके लाएंगे आसुत जल क्या होता है, बाजार में आसुत जल कहाँ प्राप्त होता है, इसे कैसे बना सकते हैं, एवं इसके क्या क्या उपयोग है। आशा है आज की कक्षा में जो हमने यहाँ पर चर्चा की, 2 प्रकार की अभिक्रियाएं यहाँ पे पढ़ी, संयोजन और वियोजन, और बाकी जो अभिक्रियाएं हैं वो हम नेक्स्ट कक्षा में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।